नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर हम लोगों ने बायोलॉजी का टॉपिक सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के अंदर कोशिका झिल्ली के बारे में देखा था। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है। कोशिका झिल्ली का कार्य। तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या हो जाएगा? पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या हो जाएगा कि पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? कोशिका झिल्ली करती है। अब ये कैसे करेगी पदार्थों के आवागमन का? देखो, हमें पता है जैसे कि हमारी कोई कोशिका है, और कोशिका हम लोग ओनली एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बाहर की तरफ क्या होगी? इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है इसकी सबसे बाहर की लेयर होती है। तो ये क्या करती है कि बाहर से पदार्थों के आवागमन और अंदर से वापस बाहर जितने भी पदार्थ आ रहे हैं उनके आवागमन को, आने जाने को जो नियंत्रित करने का काम करती है वो कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका कार्य हो गया पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। ठीक है, अब हम लोग देखें ये किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए कि ये कोई कोशिका है। ठीक है, अब इस कोशिका के अंदर हम लोग देखें कि ये कोई पदार्थ है। ठीक है, अगर ये पदार्थ कोशिका के अंदर आता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस यानी कि पदार्थों का कोशिका में प्रवेश। ठीक है, अब ये पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? यदि मान लीजिए ये पदार्थ ठोस है, अगर ठोस पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या हो गया? ठोस पदार्थ का कोशिका में प्रवेश। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दूसरा पदार्थ है हमारे तरल। यदि तरल पदार्थ का कोशिका के अंदर प्रवेश होता है यदि तरल पदार्थ का कोशिका के अंदर प्रवेश होता है तो इसे क्या कहा जाता है? पिनोसाइटोसिस।
पिनोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या हो गया? तरल पदार्थों का कोशिका में प्रवेश। ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से कोशिका के अंदर अगर पदार्थ आ रहे हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? एंडोसाइटोसिस। ठीक उसी तरीके से यदि ये पदार्थ कोशिका से बाहर आ रहा है तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो पता चल गया एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया कि पदार्थों का कोशिका के अंदर प्रवेश। अब ये पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि वो पदार्थ ठोस है तो उसे क्या कहा जाएगा? फेगोसाइटोसिस। और यदि ये पदार्थ तरल है तो उसे क्या कहा जाएगा? पिनोसाइटोसिस कहा जाएगा। और यदि कोशिका से पदार्थों का बाहर निकलना हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कोशिका झिल्ली की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र की। अंतःझिल्लिका तंत्र यानी कि एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। अंतःझिल्लिका तंत्र। अब ये अंतःझिल्लिका तंत्र होता क्या है? ठीक है, अंतःझिल्लिका तंत्र का मतलब हो गया कोशिका में उपस्थित झिल्लीमय कोशिकाओं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उससे ही क्या कहा जाता है? अंतःझिल्लिका तंत्र कहा जाता है। अब इस अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उन ऑर्गन्स का नाम याद रखना है क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, पहला है हमारा अंतःप्रदवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है हमारा गोल्जी बॉडी। उसके बाद में है लाइसोसोम और फोर्थ है हमारा रिक्तिका। तो ये चारों के चारों जो ऑर्गन्स हैं मिलकर क्या बनाते हैं?
अंतःझिल्लिका तंत्र। अब ये अंतःझिल्लिका तंत्र जो है वो कार्य कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे कोशिका है। अब कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगा, कोशिका के अंदर उपस्थित होता है हमारा केंद्रक। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब जो केंद्रक है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि द्विझिल्लीय होता है। और इसी से क्या होता है, जो केंद्रक होता है उसी का एक्सटेंशन जो होता है वो हमारी होती ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी से जुड़कर इसी से जुड़ी हुई रहती है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, से कहा जाता है ईआर। इसके बारे में हम लोग आगे की चैप्टर में आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखें कि जो ईआर है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, ईआर के ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम। ये चीज याद रखनी है। राइबोसोम। अब होता क्या है कि सबसे पहले अगर हम लोग केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है हमारा डीएनए। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो डीएनए से तो क्या बनेगा, डीएनए, और इस डीएनए से क्या बनता है, mRNA। ठीक है, डीएनए से क्या बन गया, आरएनए बन गया, और कौन से प्रकार का, mRNA बन गया। अब जैसे ही ये mRNA है, ये mRNA अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे ही ये mRNA राइबोसोम से जुड़ेंगे तो ये क्या बना देंगे, प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है वो क्या करेगी, प्रोटीन जो है वो वेसिकल के अंदर आके भर जाएगी। अब ये वेसिकल क्या है, जो हमारे ईआर है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी का ही पार्ट होते हैं। ये मान लीजिए इसी से जुड़ी हुई, इसे कह देंगे हम लोग ईआर वेसिकल। अब इन ईआर वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, ये जो प्रोटीन जो भी बना है ये प्रोटीन आकर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। किसके अंदर, ईआर वेसिकल के अंदर जो है वो प्रोटीन आकर भर गया। अब ये ईआर वेसिकल आगे जाएगी, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, प्रोटीन भरा हुआ है। बस जो ईआर वेसिकल है इसका काम क्या हो गया कि प्रोटीन को अपने अंदर स्टोर करके रखने का जो काम है वो सिर्फ किसका हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल का हो जाएगा। अब जैसे ही ये बाहर निकलेगी ये किसका निर्माण कर देगी, ये ईआर वेसिकल निर्माण कर देगी गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी का निर्माण करेगी। अब जैसे ही गोल्जी बॉडी का निर्माण होगा, गोल्जी बॉडी से भी वेसिकल्स बनेगी जिन्हें क्या कहा जाएगा, गोल्जी वेसिकल कहा जाएगा।
अब ये गोल्जी वेसिकल्स के अंदर ये जो प्रोटीन है वो गोल्जी के अंदर आया और उसके बाद में किसके अंदर आ गया, गोल्जी वेसिकल के अंदर आ गया। अब हमने देखा कि ईआर वेसिकल के अंदर तो जो प्रोटीन था वो क्या कर रहा था, ओनली प्रोटीन को स्टोर करने का काम कर रहा था। अब जैसे ही प्रोटीन गोल्जी वेसिकल के अंदर आ गया तो गोल्जी वेसिकल क्या करेगी, इस प्रोटीन को क्या करेगी, मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग करने का जो काम करेगी वो कौन करेगी, गोल्जी वेसिकल करेगी। अब ये जो गोल्जी वेसिकल है आगे जाकर इसका निर्माण कर देगी, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण कर देगी। और प्राइमरी लाइसोसोम से किसका निर्माण होगा, द्वितीयक लाइसोसोम और तृतीयक लाइसोसोम का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो तंत्र है वो एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और एक दूसरे के साथ में कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अंतःझिल्लिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि कोशिका के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है और यही क्या करता है, पूरी जो कोशिका होती है उसको कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करेगा, केंद्रक ही करता है। और केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होगा, डीएनए उपस्थित होगा। जैसे ही डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है, अब आरएनए बनने के बाद में क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। अब जैसे ही ये आरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा तो ये किसका निर्माण कर लेगा, प्रोटीन का निर्माण कर लेगा। अब ये प्रोटीन किसके पास में चले जाएंगी, ईआर वेसिकल के पास में चले जाएंगे और ये पुटिकाएं जो है आगे जाकर गोल्जी बॉडी का, फिर सारे के सारे जितने भी सिस्टम से ये एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के निर्माण करने का कार्य करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा अंतःझिल्लिका तंत्र हो गया। जब हम लोग इनके बारे में अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे तब ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो ऑर्गन है हमारा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर प्रदवी जालिका, इसे ही क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर। अब हम लोग बात करते हैं ईआर की। तो ये किस तरीके से ईआर जो होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हमें पता है ये न्यूक्लियस है कोशिका का और जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। और इसी का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, ईआर होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी, पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है नलिका और तीसरा है आस्य। ठीक है, ट्यूब्यूल्स कहा जाता है और इसे कहा जाता है वेसिकल्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, नलिका और आशय। इन तीनों से मिलकर जो है हमारा ईआर बना होता है। अब हम लोग अगर ईआर की संरचना के बारे में देखें तो ये हो गया हमारा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक से ही इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, ईआर होता है। जो केंद्र की जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसी से किसका निर्माण होगा, हमारी अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ईआर कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, यदि
आर के ऊपर ही क्या होते हैं, ये तो हो गया हमारा सिस्टर्नी, इसे कहेंगे नलिका। और ये छोटी छोटी जो गोल रूपी संरचना है इसे कहा जाता है आस्य। ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो पहले एक बार हम इन तीनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें डायग्राम को समझने में आसानी हो। इन तीनों के अंदर इसमें बता देते हैं। देखो, जो सिस्टर्नी जो होती है, सिस्टर्नी के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अगर सिस्टर्नी के अंदर राइबोसोम उपस्थित है तो उसे क्या कहा जाएगा, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहा जाएगा। और यदि राइबोसोम उपस्थित नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा या चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहा जाएगा। जो सिस्टर्नी होती है वो अन्य ब्रांच होती है, यानी कि इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती, सिर्फ ये लाइन अब नजर आ रही है इस तरीके से। ये हो जाएगी हमारे सिस्टर्नी। अगर हम लोग बात करें नलिका की, तो नलिका के अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं और ये जो होती है वो ब्रांच होती है। तो इसकी संरचना कैसी होगी, ये इस प्रकार से, ये ब्रांच नजर आ रही है। तो जो ट्यूबुल्स होगी उसके अंदर क्या होगी, ब्रांच उपस्थित होगी। और वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे, सिर्फ ये छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में संरचना दिखाई देगी, उससे क्या कहा जाएगा, आशय कहा जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि सिस्टर्नी की, यदि सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम उपस्थित है, राइबोसोम है तो उसे क्या कहा जाएगा, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। और राइबोसोम उपस्थित नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार यहीं पे, यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित है, तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं इसे क्या कहेंगे, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, RER। और ये वाला जो सरफेस है जहाँ पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है इसे क्या कहेंगे, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। तो ये हो गया हमारा ER के बारे में, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या चीज़ देखी हमने, ये तीन संरचनाओं से मिलकर बनी है, सिस्टर्नी, नलिका और आशय। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं इन तीनों के अंदर अंतर। सिस्टर्नी, नलिका और आशय। ठीक है, सिस्टर्नी जो होगी वो क्या होगी, इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होंगे। नलिका, राइबोसोम जो होंगे वो अनुपस्थित होंगे और इसके अंदर भी जो राइबोसोम जो होंगे वो अनुपस्थित होंगे। ये क्या होगी, अन्य ब्रांच होगी। यानी कि अशाखित। और ये क्या होगी, शाखित होगी, यानी कि ब्रांच्ड होगी। और ये कैसी होगी, गोलाकार होगी। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर हमें अंतर समझ में आ गया है कि किस किस प्रकार से जो होती है वो सिस्टर्नी, नलिका और आशय जो होती है उनकी संरचना होती है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि इसके अंदर जो राइबोसोम होगा वो किस प्रकार का होगा,
अब हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। अभी हमारी किस टाइप की कोशिका है, ये हमारे यूकैरियोटिक कोशिका है। अब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है, 80S प्रकार का होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी एक बार। एस टाइप का, और ये कौन हो गई हमारा, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो राइबोसोम से जुड़ी होती है, और जिस प्रोटीन के थ्रू ये जुड़ी होती है उसे कहा जाता है राइबोफोरिन प्रोटीन। इस प्रोटीन का काम क्या होता है, ER से राइबोसोम को जोड़ना या चिपकाना। और जो राइबोसोम होता है उसकी जो बड़ी वाली यूनिट है वो तो होती है 50S, और छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी हो जाएगी, 40S। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जो ER होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, हमारे प्रोटीन राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं वो किससे जुड़े हुए रहते हैं, ये राइबोफोरिन प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। और ये क्या काम करती है, ER से राइबोसोम को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका के अंदर अंतर क्या है। ER के टाइप, ER का मतलब पता चल रहा है ना, ER मतलब अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER के प्रकार, तो ये क्या है, 2 प्रकार की है। पहली है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, और ये है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग इसके अंदर अंतर देख लेते हैं कि इनके अंदर अंतर क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, इसके अंदर क्या होंगे, राइबोसोम उपस्थित होंगे। और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के अंदर क्या होंगे, राइबोसोम अनुपस्थित होंगे। इसके अंदर तो राइबोसोम उपस्थित है, इसलिए क्या है, मान लीजिए किसी सरफेस के ऊपर कोई भी कण प्रेजेंट है, कण उपस्थित है, तो वो क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी सरफेस। और कोई सरफेस है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। तो इसीलिए इनका नाम क्यों रखा गया है, इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है, इस वजह से इसकी जो सरफेस हो गई वो कैसी हो गई, खुरदरी हो गई। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहा जाता है। और इसके ऊपर जो है राइबोसोम अनुपस्थित है, इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहा जाएगा। अब हम लोग बात करें तो इनके जो कार्य हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जो SER होती है वो क्या करती है, ये करती है प्रोटीन का संश्लेषण।
जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो किसका संश्लेषण करती है? वो करती है लिपिड का संश्लेषण। लिपिड का संश्लेषण। ठीक है, तो ये इन दोनों के अंदर अंतर हो गया कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका वो तो क्या करेगी? प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का जो निर्माण करेगी वो कौन करेगी? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो किसका संश्लेषण करेगी? लिपिड का संश्लेषण करेगी। अब अगर हम लोग और इसके अंदर बात करें, ये तो होती है हमारे स्थायी और ये होती है अस्थायी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें और इनके अंदर अंतर, देखते हैं जो मांसपेशियों में जो ईआर पाई जाती है, इसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसका जो काम होता है वो क्या होता है? मांसपेशियों में संकुचन करवाने का जो काम होता है वो किसका होता है? इसी का होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि जो हमारी SER होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यदि वो मांसपेशियों के अंदर प्रेजेंट है तो उस SER को क्या कहा जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। और ये क्या करेगी? मांसपेशियों के अंदर जो है संकुचन करने का जो काम करेगी वो काम कौन करेगी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी। उसके अलावा क्या करेगी? कैल्शियम का निर्माण करने का जो काम करेगी वो भी कौन करेगी? SER करेगी। ठीक है, तो हम दोनों ने इसके अंदर अंतर देख लिया है, RER के अंदर और SER के अंदर। ये मेन इसके अंदर जो अंतर है वो राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति ही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। ER के कार्य, तो ER के जो कार्य हो जाएंगे हमारे, पहला हो जाएगा अंतःकंकाल का निर्माण करना। उसके अलावा क्या काम हो जाएगा इसका? प्रोटीन का निर्माण करना। लिपिड का निर्माण करना। इसके अलावा अल्कोहल और ड्रग्स के दुष्प्रभाव को कम करना। तो होता क्या है कि हम लोग ड्रग्स, अल्कोहल ये सब लेते हैं, तो अगर हम लोग इतनी सारी ड्रग्स या अल्कोहल लेंगे तो क्या होगी? हमारी जो कोशिका है वो तो एक तरीके से पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। तो उसके दुष्प्रभाव को जो कम करने का जो काम करती है वो कौन करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो ये मेन चीज़ें याद रखनी है कि अंतःकंकाल का जो पूरा अंतःकंकाल है कोशिका का, उसका निर्माण करने का काम कौन करेगी? हमारी ER करेगी। उसके अलावा प्रोटीन का निर्माण कर रही है। प्रोटीन का निर्माण कौन कर रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कर रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? राइबोसोम उपस्थित है।
उसके अलावा लिपिड का निर्माण कौन कर रही थी, हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रही थी। और क्या करेगी, अल्कोहल और ड्रग्स के दुष्प्रभाव को जो कम करने का जो काम है वो भी कौन करेगी, हमारे ईआर करती है। ठीक है, तो ये हो गए ईआर के पूरे फंक्शंस। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक और चीज याद रख लेना, जो ईआर की जो खोज की थी वो किसने की थी, पोर्टर ने की थी। ये भी लिख लो ताकि याद रहे। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने, इसको नाम जो है वो किसने दिया था, पोर्टर ने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि जो गोल्जी बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। ठीक है, ये हमारे गोल्जी बॉडी की संरचना होती है। मान लीजिए ये होगा गोल्जी बॉडी, ये है हमारा केंद्रक। ठीक है, जो केंद्रक की तरफ जो प्रेजेंट होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहते हैं सिस फेज। जो केंद्रक की तरफ जो गोल्जी बॉडी की संरचना उपस्थित है इसे कहा जाएगा सिस फेज, और जो केंद्रक से दूर है इसे कहा जाएगा ट्रांस फेज। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ये जो दिख रही है केंद्र के पास में जो गोल्जी बॉडी की जो संरचनाएं दिख रही है ये क्या होती है, एक तरीके से मैच्योर होती है। ये मतलब अभी अभी नई बन रही है, तो इससे क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेज। क्योंकि ये क्या होती है, नई नई बनती है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो जैसे ही ये बनेगी फिर उसके बाद में ऊपर जाती जाएगी और क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। तो इससे क्या कहेंगे हम लोग, मैच्योर फेज, यानी कि परिपक्व फेज, और यह है निर्माणकारी फेज। तो जो गोल्जी बॉडी है उसके दो फेज होते हैं, पहला तो होता है हमारा सिस फेज और दूसरा होता है ट्रांस फेज। जो फेज केंद्रक की तरफ उपस्थित होता है उससे तो क्या कहेंगे, सिस फेज। जो केंद्रक से दूर उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांस फेज कहा जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सिस फेज को ही फॉर्मिंग फेज कहा जाता है, क्योंकि जो गोल्जी बॉडी है वो यहाँ पे आके क्या होता है, इनका निर्माण होता है, इस वजह से इन्हें क्या कहेंगे, फॉर्मिंग फेज या निर्माणकारी फेज कहा जाएगा। उसके बाद में ये क्या है, ऊपर की तरफ जाती जाएगी और ये क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, यानी कि परिपक्व हो जाएगी। इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा, परिपक्व फेज कहा जाएगा। एक बार इन दोनों के अंदर हम लोग अंतर देख लेते हैं। एक तो है हमारा सिस फेज और दूसरा है ट्रांस फेज।
ये सिस फेज जो है ये तो होता है हमारा केंद्रक के पास उपस्थित होता है, और जो ट्रांस है वो केंद्रक से दूर उपस्थित होता है। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, इसे ही फॉर्मिंग फेज कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, मैच्योर फेज कहा जाता है, यानी कि निर्माणकारी अवस्था। और इसे क्या कहेंगे, बनने वाली अवस्था। तो ये होगा हमारे गोल्जी बॉडी के सिस और ट्रांस फेज के अंदर अंतर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के जो वर्क है वो क्या क्या है। हम लोगों ने जब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि जो प्रोटीन का जो फॉर्मिंग है और जो प्रोसेसिंग है वो किसका काम हो जाएगा, वो कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसके कार्य देख लेते हैं। तो इसके काम क्या क्या हो जाएंगे, एक तो ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड का निर्माण। इसके अलावा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम क्या होता है, मान लीजिए कोई शुक्राणु कोशिका है, उसके ऊपर की तरफ ये जो टोपी नज़र आ रही है इसे ही क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है। और ये एक्रोसोम काम क्या करती है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो ये जो अंडाणु की जो झिल्ली होती है उसको पूरी तरीके से चीर कर अंदर जाने का जो काम करता है वो कौन करता है, एक्रोसोम करता है। उसी के बाद में क्या होगा, एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये क्या करता है, जो अंडाणु की जो झिल्ली है उसको एक तरीके से डीजनरेट जो करने का काम करता है वो कौन करता है, एक्रोसोम करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाएगा, इसका जो काम है लाइसोसोम का निर्माण करना। हमने देखा था जब हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ा था तब। उसके अलावा और क्या काम हो जाएंगे गोल्जी बॉडी के, कोशिका भित्ति का निर्माण करना। कोशिका भित्ति के अंदर भी किसका, मिडल लेमिना का निर्माण करना। जो मिडल लेमिना का निर्माण हम लोगों ने देखा था कि मिडल लेमिना थी जो किससे मिलकर बनी थी, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी थी। लेकिन जो मिडल लेमिना का जो निर्माण होता है वो किनसे होता है, जो गोल्जी बॉडी के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, मिडल लेमिना का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि जो गोल्जी बॉडी होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलिपिड है और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या हो गया, हम लोगों ने देखा था कि जो गोल्जी बॉडी है वो क्या कर रहा था, एक तरीके से पूरी जो भी हमारे जो फंक्शंस थे, जो ईआर के बाद में जो फंक्शन हो रहे थे प्रोटीन के, उसको प्रोसेस करने का जो काम कर रहा था वो कौन कर रहा था, गोल्जी बॉडी कर रहा था। हमने देखा कि जो ईआर था वो क्या कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा था। अब ये क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट से जैसे ही हमारा ये प्रोटीन जुड़ा तो ये क्या बन गया, हमारा ग्लाइको
प्रोटीन। उसके अलावा ये क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से लिपिड जुड़ते ही किसका निर्माण कर लेगा, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कर लेगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली के कार्यों के बारे में बात की थी। उसके बाद में हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात की थी। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। उसके बाद में हम लोगों ने बात की गोल्जी बॉडी की। तो आज हम लोगों ने 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जितने भी बचे हुए ऑर्गन्स हैं उनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।